नमस्कार साथियों, मैं हूं मंगलेश पटेल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बायोफ्लिक्स के ऊपर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का एक टॉपिक, चारगाफ का नियम। तो साथियों, आइए हम सबसे पहले चारगाफ का नियम क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। साथियों, इनका पूरा नाम था इरविन चारगाफ। इरविन चारगाफ ने 1950 में डीएनए की संरचना को समझाने के लिए यह नियम दिया था। तो डीएनए के जो बेस पेयर्स होते हैं उनकी संरचना को समझाने के लिए सबसे पहले इरविन चारगाफ ने यह नियम दिया था। इन्होंने कुछ मुख्य बिंदु इसमें नोट किए थे। वो थे, सभी डीएनए अणुओं में एडेनिन समाचार के अणुओं की संख्या थायमिन यानी कि पिरिमिडिन अणुओं की संख्या के बराबर, ग्वानिन के अणुओं की संख्या जो है साइटोसिन के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। दूसरे शब्दों में अगर हम इसको कहें तो A के बराबर जो है T होता है और G के बराबर जो है C होता है। अगर दूसरे प्रकार से इसको हमको लिखना हो तो हम A प्लस G लिख सकते हैं बराबर T प्लस C। तो साथियों, इनके कहने का मतलब है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स जो बेस पेयर्स होते हैं वो जो है प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों से मिलकर के बनते हैं। तो इसमें प्यूरिन जो रहता है, प्यूरिन की अगर हम बात करें तो प्यूरिन में रहते हैं, एक तो रहता है एडेनिन और एक क्या रहता है, ग्वानिन। तो इनकी जो संख्या रहती है वो जो है किसके बराबर रहती है, साइटोसिन है ना, और थायमिन के बराबर जो है इनकी संख्या रहती है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अब ये साइटोसिन और थायमिन क्या है, ये जो है पिरिमिडिन है। क्या है ये? पिरिमिडिन। साथियों, अगले पॉइंट की ओर हम आ जाते हैं। विभिन्न जीव जातियों के डीएनए में एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का अनुपात जो रहता है A प्लस टी और G प्लस टी जो रहता है वो क्या रहता है, भिन्न भिन्न रहता है। कहने का मतलब है ये है कि कोई भी जीव, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है उसमें डीएनए के जो क्षारक क्रम रहते हैं उनकी संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है। परंतु एक ही जीव जाति के सारों सदस्यों में यह समान होता है। लेकिन अगर हम किसी एक ही स्पीसीज की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें या माउस की बात करें, तो उनमें जो है इसकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अगला पॉइंट है साथियों, एक ही जीव जाति के सदस्यों में उपस्थित डीएनए के कुल अणुओं में समाचारों की संख्या क्या होती है, समान रहती है। एक ही जीव जाति, जैसे मान लीजिए मनुष्य है या फिर और कोई सी पौधे की किसी जाति है या फिर किसी जो है पक्षी की जाति है, तो उसमें जो है डीएनए के जो बेस पेयर्स रहते हैं उनकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। अगला जो पॉइंट है, डीएनए में समाचारों के उपरोक्त गुणात्मक और संख्यात्मक संबंधों को सम्मिलित रूप से चारगाफ का नियम जो है कहते हैं। इनसे डीएनए अणुओं की वास्तविक संरचना एवं गुणों का प्रथम आभास मिला। इनसे यह निष्कर्ष निकला कि डीएनए के प्रत्येक अणु एक नहीं वरन अलग बगल जुड़ी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं का बना होता है और डीएनए डुप्लेक्स जो है वो कहलाता है। साथियों, नेक्स्ट पॉइंट की ओर आ जाते हैं हम। अगला जो पॉइंट है, दोनों श्रृंखलाओं को परस्पर जोड़ने का काम समाचार अणु करते हैं। एक श्रृंखला का एडेनिन जो है दूसरे के थायमिन से जुड़ता है तथा ग्वानिन जो है उसके किससे जुड़ता है, साइटोसिन से जुड़ता है। उदाहरण के लिए हम देखें, यहाँ पर एक श्रृंखला हमको दी गई है AGCTTAAGT। तो दूसरी श्रृंखला जो है इससे क्या जुड़ेगी, TCGAATTCA अनुक्रम से जुड़ा होगा। साथियों, एक क्षारक क्रम हम यहाँ पर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया AGCTTA और G और हमने क्या ले लिया, T। तो इसके पूरक अनुक्रम क्षारों को अगर हम देखें तो A के साथ A किससे जुड़ता है, T से जुड़ता है। G किससे जुड़ता है, C से जुड़ता है। C जो है किससे जुड़ेगा, G से जुड़ेगा। T जो है वापस से A से जुड़ेगा।
टी जो है वापिस से आया है तो ये भी ए से जुड़ेगा, ए जो है किससे जुड़ेगा, टी से, फिर ये ए आया है तो ये टी से जुड़ेगा, जी जो है यहाँ पर सी से जुड़ेगा और टी जो है यहाँ पर ए से जुड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि चारगाफ ने जो रूल्स दिया था इसके जो नाइट्रोजनस बेस पेयर के ऊपर जो रूल्स इन्होंने दिया था, इन्होंने कहा कि ए जो है किससे जुड़ेगा, हमेशा टी से जुड़ेगा और जी हमेशा किससे जुड़ेगा, सी से जुड़ेगा। तो ये हो जाएगा ए टी और ये हो जाएगा ए जी सी। और ये कैसे रहेंगे साथियों, दोनों आपस में ये कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। जैसे ए प्लस टी है तो ये किसके बराबर रहेगा, जी प्लस सी के जो है बराबर, मतलब ये बराबर रहेगा। ए जैसे मान लीजिए इसको हमने मान लिया कि ये 10% है तो टी भी कितना रहेगा, 10%। अगर ये 20% है तो यहाँ पर ये भी कितना रहेगा, 20 रहेगा। इस तरह से चारगाफ ने ये नियम दिया था। आगे हम देख लेते हैं साथियों, जैसे कि यहाँ पर आपको एक डायग्राम के द्वारा हम बता सकते हैं कि जितना हमने यहाँ पर एडेनिन लिया है उतना ही हम क्या लेंगे, यहाँ पर थायमिन आएगा। जितना यहाँ पर ग्वानिन है उतना ही यहाँ पर क्या होगा, साइटोसिन। मतलब एडेनिन जो है, एडेनिन किसके बराबर होगा, थायमिन के बराबर होगा और ग्वानिन जो है साइटोसिन के बराबर होगा। साथियों यहाँ पर एक न्यूमेरिकल के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हमने लिया है, यदि एक द्विरुजुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन का परसेंट की गणना कीजिए। तो साथियों जो हमारा जो नियम था वो दिया था चारगाफ ने, ए प्लस टी और जी प्लस सी, ये जो है चारगाफ का नियम है। तो यहाँ पर इन्होंने हमको क्या दिया है, यहाँ पर इन्होंने हमको जो है साइटोसिन दिया है। तो साइटोसिन जो है कितना परसेंट दिया है, यहाँ पर साइटोसिन दिया है, यहाँ पर कितना परसेंट दिया है, 20%। तो साथियों ग्वानिन भी कितना होगा, यहाँ पर 20%। अब ये दोनों मिलाकर कितने हो गए, 40% है ना। तो यहाँ पर अब ये ए और टी ये दोनों कितने होंगे साथियों, 60%। कितने हो जाएंगे ये, 60%। तो ए कितना हो जाएगा यहाँ पर 30% और टी कितना हो जाएगा 30%। अब देखते हैं कि उसने पूछा किसका है, तो उसने यहाँ पर हमसे एडेनिन की मात्रा पूछी है। तो एडेनिन कितना हो जाएगा साथियों, 30 हो जाएगा। एडेनिन कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब साथियों कुछ और बातें हम इसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम्स में आए कि एक जो है द्विरुजुकी डीएनए लिया है उसमें जो है कितने बेस पेयर्स लिए हैं, उन्होंने 1000 बेस पेयर्स लिए हैं। तो उसने अगर हमसे पूछा है कि इसमें जो है हाइड्रोजन, इसमें जो है एडेनिन का जो बेस पेयर है, एडेनिन का बेस पेयर कितना है, 200 बेस पेयर्स है। तो इसमें यहाँ पर बाकी के जितने भी जो नाइट्रोजनस बेस है उनकी संख्या क्या होगी, तो इसको भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर एडेनिन हमारा 200 बेस पेयर्स इसमें हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टी जो है वो भी कितना हो जाएगा, 200 बेस पेयर्स हो जाएगा। और बाकी का कितना बचा, अब यहाँ पर हमको निकालना है जी और सी निकालना है। तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा साथियों 300 बेस पेयर्स, सॉरी ये बी आएगा यहाँ पे। जी कितना हो जाएगा, 300 बेस पेयर्स हो जाएगा। और सी भी कितना हो जाएगा, सी भी हो जाएगा 300 बेस पेयर्स। सी भी कितना हो जाएगा, 300 बेस पेयर। अब साथियों अगर वो हमसे पूछे कि इसमें जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी है, अगर वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी है, तो हम यहाँ पर ये टोटल कितना है, 1000 है। अब यहाँ पर ये 2 बेस पेयर हमने लिए हैं,
तो इसमें जो है इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 499 और इसमें जो है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाएगी 499। तो कुल मिला के ये कितनी हो जाएगी 998। तो इसमें फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड कितने हो जाएंगे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड हो जाएंगे इसमें 998। अगर साथियों इसी में अगर वो हमसे पूछ रहा है कि इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड्स की संख्या कितनी है, तो साथियों आपको ये पता ही होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है तो एक किससे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर जुड़ता है। तो यहाँ पर ये कितनी हो गई, इसकी संख्या 2 हो गई। और यहाँ पर ये ग्वानिन जो है ये कितने ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से यहाँ पर इससे जुड़ता है। तो यहाँ पर कितनी हो गई 3 हो गई। तो अब साथियों हम इसको अगर हमको हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो 200 है इसका गुणा कितने में कर देंगे, 2 में कर देंगे। तो ये कितने हो जाएंगे 400। मतलब A और T के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या कितनी हो गई 400 हो गई है। और अगर ग्वानिन और साइटोसिन से अगर हम देखें तो 300 है, तो 300 इंटू 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 900। तो अब यहाँ पर क्या हो गया 400 और 900 को अपन मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1300 हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या ये क्या है साथियों, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या यहाँ पर कितनी हो गई साथियों 1300 यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या हो गई है। और अगर वो आपसे पूछे कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या कितनी है तो 998 जो है यहाँ पर क्या है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या हो गई है। तो इससे चारगाफ का जो नियम है साथियों, इससे हम फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हैं। अब साथियों अगर हम बात कर रहे हैं कि यूकेरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स की अगर हम बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स की अगर हम बात करें तो यूकेरियोट्स हो जाएगा यहाँ पर AC रिच। और प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स यहाँ पर क्या हो जाएगा GC रिच हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि यूकेरियोट्स जो रहते हैं उसमें एडेनिन और साइटोसिन की संख्या जो है अधिक होगी। और अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो उसमें ग्वानिन और साइटोसिन की संख्या जो है अधिक होगी। तो साथियों ये था हमारा चारगाफ का नियम। आपको चारगाफ का नियम समझ में आया कि नहीं, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो में आपके लिए बनाकर आगे लेके आता रहूँगा। थैंक यू।